हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हमने यूनिट 2 को स्टार्ट करने वाले। यूनिट 2 का नाम है बाईवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने पहले यूनिट देख ली होगी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आपने कमेंट कर दिया होगा, तो मेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपने जरूर देख ली होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा जिसको बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसके अंदर है ना, इट डिवाइड द ऑब्जर्व्ड वेरिएबिलिटी। इसके अंदर डिवाइड किया जाता है ऑब्जर्व्ड वेरिएबिलिटी को इन द डेटा सेट इंटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स के अंदर कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक फैक्टर विच हैव अ स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। इससे पहले आ जाता है आपके पास सिस्टमैटिक, जिसके अंदर आप स्टैटिक्स का पूरा इस्तेमाल करते हैं। सेकंड आता है रैंडम फैक्टर। रैंडम फैक्टर के अंदर स्टैटिक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं आता है। ठीक है, सेकंड आता है आपके पास एफ स्टैटिक एफ रेशियो मेथड। ठीक है, और इसी प्रकार से थर्ड जाता है आपके पास ग्रुप लेवल पे। इसके अंदर अलग अलग लेवल पे कैटेगराइज करके किया जाता है। क्या क्या अजम्पशंस होते हैं एनोवा के, यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएशंस के? तो सब्जेक्ट्स इन ईच सैम्पल हैव नो रिलेशन, किसी के साथ किसी सब्जेक्ट का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। सैम्पल साइजेस फॉर द वेरिएंस ग्रुप शुड बी इक्वल, सैम्पल साइज इक्वल होना चाहिए। एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होना चाहिए। एंड द वेरिएंस इन द पॉपुलेशन मस्ट बी इक्वल, और जो भी वेरिएंस है पॉपुलेशन के अंदर वो भी इक्वल होना चाहिए। फिर आ जाता है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एनोवा। क्लास किस बेस पे क्लासीफाई किया जाता है? इसके अंदर सबसे पहले आता है वन वे एनोवा, और फिर आता है टू वे एनोवा। वन वे के अंदर क्या होता है? कंप्रेस मीन अक्रॉस 3 और मोर ग्रुप्स एंड यूजिंग वन कैटेगरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल। टू वे एनोवा के अंदर आ जाता है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट आ जाता है, उसके ऊपर तीन या तीन से ज़्यादा होते हैं। दो वे वाले में टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और वन वे वाले में अक्रॉस 3 और मोर ग्रुप, तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप्स के ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है, फिर आता है आपके पास टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बाईवेरिएट एनालिसिस। बाईवेरिएट एनालिसिस के अंदर आपको पढ़ना है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है प्लॉटिंग प्रोसीजर के अंदर। प्लॉटिंग प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले आता है आपके पास स्कैटर प्लॉट्स। इसके अंदर है ना प्लॉट्स डॉट ऑन एक्स एक्सिस, इसके अंदर एक्स एक्सिस पर प्लॉट किए जाते हैं डॉट्स को, एंड वाई एक्सिस पे, जिससे कि सिस्टमैटिक पैटर्न बनता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में। सेकंड हमारे पास आ जाता है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर आपको दे रखा है प्लॉटिंग अ कर्व और लीनियर लाइन टू सपोर्ट फर्दर एनालिसिस। इसके अंदर है ना कर्व पे प्लॉट किया जाता है या फिर लीनियर लाइन के ऊपर, जिसकी सहायता से क्या किया जाता है? सपोर्ट किया जाता है फॉर फर्दर एनालिसिस के लिए। फिर आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर फाइंडिंग द डिफाइनाइट वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। वैल्यू जीरो इंडिकेट नो रिलेशन, जीरो वैल्यू है तो कोई रिलेशन नहीं है, और डेफिनेट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को। द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, और जो वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। फिर आ जाता है आपके पास कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर आपको पढ़ना है कोरिलेशन एनालिसिस मेजर्स द डिग्री, अमाउंट और डायरेक्शन। इसके अंदर मेजर किया जाता है डिग्री, अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स के बीच में। फिर आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो इट रेंज एग्जैक्ट बिटवीन -1 एंड +1। इसका जो रेंज होता है -1 से +1 के बीच में होता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑफ यूनिट, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब निर्भर होते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन, ये इंडिपेंडेंट होते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन के ऊपर भी। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग कॉन्स्टेंट वगैरह होता रहता है। सिमेट्रिकली आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है RxY बराबर RYX, और ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें तो R बराबर √BXY डॉट BYX आ जाता है। फिर कोरिलेशन आपके पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आता है पॉजिटिव, फिर आता है नेगेटिव, फिर आता है जीरो। पॉजिटिव वाले में क्या होता है? वेरिएबल्स मूव सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, इफ x इंक्रीजेज y इंक्रीज, अगर x बढ़ रहा है और साथ साथ y भी बढ़ रहा है, इसको आप पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर वही नेगेटिव में अगर एक इन्वर्स चल रहा है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा घट रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है पहला घट रहा है, तो इसको नेगेटिव कोरिलेशन बोला जाता है। और जीरो कोरिलेशन क्या होता है? तो जीरो कोरिलेशन एक ऐसे प्रकार का हो जाता है जिसके अंदर वेरिएबल आर कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, इसको जीरो कोरिलेशन बोला जाता है। टेक्निक्स ऑफ कंप्यूट कोरिलेशन, क्या क्या टेक्निक होती है जिसके माध्यम से हम कंप्यूट करते हैं कोरिलेशन को? सबसे पहले आता है आपके पास स्कैटर डायग्राम। प्लॉटिंग वेरिएबल्स एज डॉट्स, वेरिएबल्स को डॉट्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है टू विजुअली एग्जामिन। फिर सेकंड आता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है, इसके अंदर मोस्ट कॉमन मैथमेटिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेयरमैन के अंदर एक नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तीन प्रकार के टेक्निक पढ़े आपने। सबसे पहले स्कैटर्स के अंदर प्लॉटिंग करते हैं डॉट्स वगैरह को। सेकंड कार्ल पियर्सन पढ़ा, कार्ल पियर्सन का आपने पढ़ा मैथमेटिकल टेक्निक। स्पेयरमैन के अंदर आपने पढ़ा नॉन पैरामेट्रिकल
नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला आपके पास ये आ जाता है R बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फिर आता है रीग्रेशन एनालिसिस। रीग्रेशन एनालिसिस के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो रीग्रेशन इज अ statistical technique used to compute the value of a dependent variable based on the value of इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर है ना डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के ऊपर बेस करके कंप्यूट किया जाता है। इसके अंदर भी कुछ अजम्पशन होता है। पहला अजम्पशन आ जाता है कि एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकंड आ जाता है देयर इज नो एरर। लास्ट आ जाता है रेसिडुअल एरर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, अलग अलग प्रकार के होते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। सबसे पहले आता है सिंपल वाले का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सेकंड आता है मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर फोरकास्ट किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग नॉन लीनियर के अंदर एनालाइज किया जाता है कर्व लाइन वाले को। फिर आता है रिग्रेशन लाइन्स एंड इक्वेशन। रिग्रेशन के लाइन्स क्या होता है, इक्वेशन क्या होते हैं, तो लाइन्स ऑफ बेस्ट फिट रिप्रेजेंट द एवरेज रिलेशनशिप, मिनिमाइज द स्क्वायर डेविएशन ऑफ वैल्यू प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। ये जो होता है ना एवरेज रिलेशनशिप के ऊपर बेस होता है और ये मिनिमाइज कर देता है स्क्वायर डिवीजन ऑफ द वैल्यू। एंड फिर आ जाता है आपके पास टू लाइन्स वाला, जिसके अंदर देयर आर ऑलवेज टू रिग्रेशन लाइन्स एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। दो प्रकार के रिग्रेशन होते हैं, दे इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट द एवरेज, और वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं बिल्कुल एवरेज यानी मीन पॉइंट के ऊपर। फिर आता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट के अंदर आपको पढ़ना है द स्लोप कांस्टेंट इज द इक्वेशन दैट रिवील्स द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल कॉज्ड बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके दो फॉर्मूले आते हैं, दोनों फॉर्मूले आपके सामने लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई वाला, ठीक है। ये था आपका यूनिट नंबर 2, लगभग 6 से 7 मिनट में करा दिया है मैंने। दोबारा देख लीजिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले यहाँ है, फिर ये सिंपल रिग्रेशन का फॉर्मूला है, फिर यह आ जाता है आपके पास ये रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन वाले का, कंप्यूट कोरिलेशन का फाउंड करने का फॉर्मूला, और ये कोरिलेशन कोफिशिएंट के दो फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं। ये फॉर्मूले अच्छे से देख लीजिए। और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप कहते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेन पेपर पे कराने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि स्क्रीन वगैरह पे तो ये हो नहीं पाएगा। इसके लिए पेन पेपर और कैमरा ऑन करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपके लिए करा दिया जाएगा। बस एक प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइबर काउंट जितना हो सके उतना बढ़वा दीजिए। सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम है हमारा, मात्र 100 सब्सक्राइबर है अभी तक। कृपया अगर सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों वगैरह को बताइए। व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, कृपया अगर इस चीज़ों का ध्यान रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।